प्रश्न अपक्षय क्या है? उत्तर शैलों का अपने स्थान पर विघटन अर्थात टूटना फूटना और वियोजन की क्रिया द्वारा बिखर जाना अक्षय कहलाता है। अगला प्रश्न, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? अपक्षय 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 भौतिक, नंबर 2 रासायनिक और नंबर 3 जैविक। अगला प्रश्न, भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? भूपृष्ठ पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना आरंभ कर देते हैं। तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपक्षयित पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया भूस्खलन कहलाती है। अगला प्रश्न, डेल्टा क्या है? नदी के मुहाने के निकट मिट्टी के बारीक कणों के जमा होने से जो एक त्रिभुजाकार स्थल का निर्माण होता है उसे डेल्टा कहते हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न, भूमिगत जल से क्या तात्पर्य है? वर्षा का वह जल जो भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है भूमिगत जल कहलाता है। अगला प्रश्न, हिमानी कितने प्रकार की होती है? हिमानी 3 प्रकार की होती है। महाद्वीपीय हिमानी, पर्वतीय हिमानी, घाटी हिमानी। अगला प्रश्न, समुद्री लहरों द्वारा निर्मित किन्हीं 2 स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। और इसका उत्तर है नंबर 1 पुलिन तथा नंबर 2 लैगून। अगला प्रश्न, आंतरिक शक्ति से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है आंतरिक शक्तियों का जन्म भूगर्भ में अचानक होता है। इनके कारण पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तथा भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न, अभिनति और अपनति क्या है? इसका उत्तर है मुड़ी व वलित शैली के ऊपरी उठे हुए भाग अपनति तथा नीचे धंसे भाग अभिनति कहलाते हैं। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी उद्भेदन के 2 कारण लिखिए। ज्वालामुखी उद्भेदन के 2 कारण हैं। नंबर 1 भूगर्भ में गैसों की उत्पत्ति और नंबर 2 भूप्लेटों का खिसकना। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी की किन्हीं 2 मेखलाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है नंबर 1 परिप्रशांत महासागरीय मेखला और नंबर 2 अंध महासागरीय मेखला। अगला प्रश्न, भूकंप से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है जब आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह अचानक कंपित होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। अगला प्रश्न, भूकंप मापी यंत्र का नाम लिखिए। इसका उत्तर है भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न, भूपटल पर निर्मित करने वाली प्रक्रियाओं को कितने वर्गों में रखा जाता है? इसका उत्तर है भूपटल पर परिवर्तन करने वाली प्रक्रियाओं को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर 1 बाह्य प्रक्रियाएं, नंबर 2 आंतरिक प्रक्रियाएं। अगला प्रश्न, तल संतुलन की प्रक्रिया का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है तल संतुलन की प्रक्रिया द्वारा धरातल पर समतल स्थापना अर्थात ऊंचाई नीचाई को कम करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न, तल संतुलन की प्रक्रियाएं कौन से 2 कार्य करती हैं? इसका उत्तर है तल संतुलन की प्रक्रियाएं निम्नीकरण तथा अधिवर्धन नामक 2 कार्य करती हैं। अगला प्रश्न, तल संतुलन के प्रमुख कारकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर नदियाँ, हिमनदियाँ, पवनें तथा लहरें तल संतुलन के प्रमुख कारक हैं। अगला प्रश्न, सतवाहिनी तथा असतवाहिनी नदियों में क्या अंतर होता है? स्पष्ट कीजिए। सतवाहिनी नदियों में पूरे वर्ष जल भरा रहता है जबकि असतवाहिनी नदियाँ शुष्क ऋतु में सूख जाती हैं। अगला प्रश्न, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का नाम लिखिए। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। अगला प्रश्न, नदी द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? इसका उत्तर नदी द्वारा अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण 3 कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैलें क्यों कहते हैं? उत्तर है इन शैलों का निर्माण पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ है तथा इन्हीं शैलों से अवसादी एवं कायांतरित शैलों का निर्माण होता है, अतः इन्हें प्राथमिक शैलें कहते हैं।
हिमरेखा से क्या अभिप्राय है? किसी पर्वत या उच्च भूमि पर वह कल्पित रेखा जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है, वह स्थायी हिमावरण की निम्नवत सीमा होती है। अगला प्रश्न, हिमनद किसे कहते हैं? उत्तर, हिमाच्छादित प्रदेशों में गतिशील हिम राशियाँ या बर्फ की नदियों को हिमनद कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिम नदियाँ कितने प्रकार की होती हैं? यह 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 महाद्वीपीय हिमनद, नंबर 2 पर्वतीय हिमनद और नंबर 3 घाटी हिमनद। अगला प्रश्न, हिमोड़ या मोरेन किसे कहते हैं? हिम नदी द्वारा बहाकर लाए गए अपरदित अवसाद हिमोड़ या मोरेन कहलाते हैं। हिमोड़ कितने प्रकार के होते हैं? हिमोड़ 4 प्रकार के होते हैं। अंतस्थ हिमोड़, पार्श्ववर्ती हिमोड़, मध्यवर्ती हिमोड़ तथा तलस्थ हिमोड़। हिम नदी का कार्य क्षेत्र किन प्रदेशों तक सीमित रहता है? हिम नदी का कार्य ध्रुवीय एवं हिमाच्छादित पर्वतीय प्रदेशों तक सीमित रहता है। अगला प्रश्न, हिम नदी द्वारा निर्मित किन्हीं 2 स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है यू आकार की घाटी और हिमज गहर। निम्नांकित भू आकृतियों का संबंध अपरदन के किस अभिकर्ता से है? इसका उत्तर है हिमज गहर नदी, हिम नदी और छत्रशैल वायु। पवन के अपरदन कार्य द्वारा बनी किन्हीं 3 भू आकृतियों का नाम लिखो। नंबर 1 छत्रशैल, नंबर 2 भू स्तंभ एवं नंबर 3 इंसेलबर्ग। पवन के अपरदन से बनी 3 स्थलाकृतियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भू आकृतियों का संबंध अपरदन से किस अभिकर्ता से है? नंबर का बलुका स्तूप, खा छाड़न झील। उत्तर है का बलुका स्तूप वायु, छाड़न झील नदी। अर्थात बलुका स्तूप वायु से संबंधित है और छाड़न झील नदी से। सियाल पर्वत में किन तत्वों की प्रधानता है? सिलिका एवं एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता है। लोयस का मैदान किसे कहते हैं? पवन द्वारा उखाड़ कर लाए गए धूल कणों के निक्षेपण से बने मैदान को लोयस मैदान कहते हैं। लोयस के मैदान का कोई एक उदाहरण लिखिए। चीन का लोयस मैदान। बरखान किसे कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू के टीले को बरखान कहते हैं। पवनों का अपरदन कार्य किन प्रदेशों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? पवनों का अपरदन कार्य मरुस्थलीय प्रदेशों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। निम्नलिखित भू आकृतियों से संबंधित अभिकर्ताओं के नाम लिखिए। वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी। वी आकार की घाटी नदी, यू आकार की घाटी हिमनद। डेल्टा और रेत के टीले किस अभिकर्ता द्वारा निर्मित किए जाते हैं? डेल्टा नदी और रेत के टीले पवन। भृगु क्या है? समुद्र तट पर पाई जाने वाली खड़ी ढाल वाली चट्टानों को भृगु कहते हैं। पुलिन किसे कहते हैं? समुद्र तट के साथ साथ लहरों द्वारा अपरदित पदार्थों के निक्षेपण से बने भूभाग को पुलिन कहते हैं। आंतरिक प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 क्षैतिज प्रक्रियाएं और नंबर 2 ऊर्ध्वाधर प्रक्रियाएं। अभिनत तथा अपनति क्या है? मूड़ी या वलित शैली के ऊपरी उठे हुए भाग को अपनति तथा नीचे धंसे भाग को अभिनत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत किसे कहते हैं? 2 समांतर भ्रंशों के मध्य ऊपर उठे हुए भूभाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। विश्व की किसी एक प्रसिद्ध भ्रंश घाटी का नाम बताइए। पूर्वी अफ्रीका की विभ्रंश घाटी विश्व की विख्यात भ्रंश घाटी है।
भारत में कौन सी 2 नदियाँ भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं? नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी भूपृष्ठ पर बनी वह छेद या दरार होती है जिससे होकर लावा या मैग्मा बाहर निकलता है। लावा क्या है? भूगर्भ की पिघली हुई शैलें लावा या मैग्मा कहलाती हैं। विवर या क्रेटर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत के ऊपरी भाग पर बने कीपनुमा गड्ढे को विवर या क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 सुषुप्त ज्वालामुखी और नंबर 3 मृत या शांत ज्वालामुखी। किन्हीं 2 सुषुप्त ज्वालामुखियों के नाम बताइए। इटली का एटना तथा जापान का फ्यूजियामा सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी क्रिया से होने वाली कोई 2 हानियाँ लिखिए। ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा के फैलने से सभ्यता का नष्ट होना। नंबर 2 ज्वालामुखी उद्गार के समय आए भूकंपों से अपार धन जन की हानि होना। भूकंप उद्गम केंद्र या भूकंप मूल किसे कहते हैं? भूगर्भ में जहाँ भूकंप तरंगें पैदा होती हैं वह स्थान भूकंप मूल कहलाता है। भूकंप अभिकेंद्र क्या है? भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। विश्व में अधिकांश भूकंप किन क्षेत्रों में आते हैं? विश्व में अधिकांश भूकंप नवीन वलित पर्वत श्रेणियों के क्षेत्रों में आते हैं। ये क्षेत्र चट्टानों की दृष्टि से प्रायः अस्थिर होते हैं। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? लाल सागर, भूमध्य सागर। शैल कितने प्रकार के होते हैं? आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित या कायांतरित शैल। पैंजिया किसे कहते हैं? भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसको पैंजिया कहते हैं। अमेजन या जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध उद्योग। आग्नेय शैल के उदाहरण बताइए। ग्रेनाइट, बेसाल्ट। आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। आग्नेय शैल पृथ्वी पर बनने वाली प्रारंभिक चट्टानें हैं। इनका निर्माण द्रव पदार्थ के ठंडे होने से ठोस अवस्था में बदलने से हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण अतीत में उस समय हुआ जब पृथ्वी पर कोई जीव अथवा वनस्पति नहीं थी। इन चट्टानों की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1 ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित हैं। नंबर 2 ये रवेदार चट्टानें हैं। नंबर 3 ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टानें हैं। नंबर 4 इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। नंबर 5 ये चट्टानें सघन होती हैं।